अब हमारे साथ होंगी डॉक्टर दीक्षा तिवारी, डायरेक्टर हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और न्यू होप फर्टिलिटी आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से हैं। दीक्षा तिवारी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। डॉक्टर दीक्षा तिवारी जी हमारे साथ मंच पर चर्चा में होंगी और इसी के साथ श्री सैयद आदिल हुसैन जी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। डायरेक्टर हैं टेक्नो टास्क सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के। और मनोज कुमार विश्वास जी हमारे साथ होंगे, को फाउंडर हैं टेक्नो टास्क सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों का भी सर बहुत स्वागत करती हूँ। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से हम और नई बातें जानने का प्रयास हमारे अब अगले पैनलिस्ट से, हमारे अगले मेहमानों से करना चाहेंगे। तो हमारे मेहमान मंच पर आ चुके हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू कीर्ति। प्रेरणा, आप भी इस पैनल को ज्वाइन करिए ताकि इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें और इन खास मेहमानों से बातचीत कर सकें और इनके सफ़र के बारे में जानें और कैसे ये कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी जानें। सबसे पहला सवाल मेरा दीक्षा जी आपसे रहेगा कि इस फील्ड में आप कब से काम कर रही हैं और ये आपने अपनी प्रोफेशन के तौर पर इसको चुना, तो इसके पीछे की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस बिल्डिंग न्यू इंडिया में उन्होंने मुझे इनवाइट किया फॉर दिस पैनल डिस्कशन। तो शुरुआत की बात करूँ तो मैंने जब एज एन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस शुरू करी तो हमने देखा कि हम महिलाओं की समस्या जो रूटीन रहती है उससे हम डील कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, मगर जो एक समस्या है जो कि है निसंतानता यानी कि प्रेगनेंसी ना होना या बच्चा ना होना, वो इस कदर कपल्स को इन्वॉल्व करती है कि वो सिर्फ उनकी नहीं रह जाती है, उसमें दो परिवार इनफैक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कि पुरुष की तरफ का परिवार, महिला की तरफ का परिवार, और वो सोशल आउटकास्ट ही हो जाते हैं और इस तरीके से मेंटल कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैंने ये फील किया कि ये एक्चुअली ऐसा फील्ड है, प्रेगनेंसी देना या बच्चा करना, जिसको फोकस होकर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो अभी 1 दशक से ऊपर हो गया है। और जब किसी को प्रेगनेंसी होती है या संतान प्राप्ति होती है तो जो टीयर्स ऑफ जॉय, जो खुशी के आंसू हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो मतलब मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि ये काम किस तरीके का है और कितनी खुशी देता है। निश्चित रूप से, और शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इसी तरह से लोगों में खुशियां बांटती रहें। और अब मैं सैयद आदिल हुसैन जी आपसे सवाल करना चाहूँगी। टेक्नो टास्क सोल्यूशन, ये जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ युवाओं को रोज़गार देने, ख़ासतौर पर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के युवाओं को, ये आइडिया कहाँ से है सर कि ऐसा करना चाहिए? और क्या कोई ऐसा आकलन था आपके पास कि युवाओं में इस तरह की समस्या आ रही है रोज़गार को लेकर? जी, टेक्नोटास्क बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक एमपी बॉर्न एंड ब्रॉटअप कंपनी है। अभी तक हम लोग लगभग पिछले 4 सालों में 20,000 युवाओं को रोज़गार दे चुके हैं। ये जो ख्याल आया, जो आपने सोचा कि हम लोग हमेशा टियर 2 एंड 3 टाउन्स के अंदर पले बढ़े और पढ़ाई लिखाई यहीं पर करी है, और जब कोविड आया सो उस टाइम टियर 2 और टियर 3 की जो इम्पोर्टेंस थी वो और भी लोगों को समझ में आई, क्योंकि जब बड़े शहर थे वो बड़े शहरों के अंदर डिज़ास्टर रिकवरी नहीं हो पाई थी क्योंकि दूरियां ज़्यादा थीं, लॉजिस्टिक का चैलेंज था। वहीं पर छोटे शहरों के अंदर जहां पर लोगों का कमिटमेंट अच्छा था, लोगों की दूरियां कम थीं, तो वहां जाके तेज़ी में डिज़ास्टर की रिकवरी हो पाई। हमारा 4 बिंदुओं के ऊपर काम हम लोग करते हैं। एक है डिसिप्लिन, जो कि हम युवाओं के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है कम्युनिकेशन, जो कि हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और थर्ड है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर ये 3 चीज़ें आ जाती हैं किसी भी युवा के अंदर, उस युवा को एक स्प्रिंग बोर्ड को प्रदान करके हम उसको अगले पड़ाव पे पहुंचा देते हैं। सो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड मध्य प्रदेश की ये एक अकेली कंपनी है जो कि यहीं पर शुरू हुई है और यहीं पर उसने उस लेवल का ग्रोथ करा है। विजन यही था कि टियर 2 एंड टियर 3 के युवाओं को रोजगार देना, उनके स्किल्स को इन्हेंस करके उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां से वो अगले पड़ाव पर पहुंच सके। मेरा सवाल आपसे रहेगा मनोज जी कि अगर हम बात करते हैं टेक्नो टास्क की, तो कौन सी ऐसी अलग अलग सेवाएं हैं जो आप प्रदान कर रहे हैं और जो इसी सेम फील्ड में अलग अलग कंपनीज हैं उनसे कैसे अलग हैं आप? इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा एक कदम पीछे जाना चाहूँगा कि हमने जब टेक्नोटास्क की शुरुआत करी, हम सभी, जैसे मैं हुए, आदिल हुए, हमारे तीसरे फाउंडर वैभव जी हैं, हम तीनों काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर चुके थे, बड़े शहरों में काम कर चुके थे। तो यूजुअली हमने देखा कि बीपीओ की जो जर्नी होती है उसमें बीपीओ एक सर्टन रास्ते पे चलने की कोशिश करता है। जैसे कोई इंटरनेशनल खाली पकड़ लेता है, कोई खाली डोमेस्टिक पकड़ लेता है, कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा रखता है। तो हम चूँकि मध्य प्रदेश में थे,
हमें लगा कि ये सारी चीज़ों का एमलगमेशन हम एक कंपनी के अंदर ला सकते हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं। खासतौर से हमने जब अपनी ये कंपनी शुरू करी थी तब उस वक्त कोविड का माहौल था, हमने 20 मार्च को शुरू किया था, 23 मार्च को हमारे देश में लॉकडाउन लग गया था। तो हमें ये देखने को मिला कि बड़े शहरों में हमारे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग बच्चे काम करते थे वो हमारे टियर 2 और टियर 3 के शहरों से गए हुए ही होते हैं। वो जब अपने अपने घर वापस लगे हमें वो एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और वही लोग आके हमसे जुड़ गए। तो जैसा आदिल ने भी अभी आपको बताया, पिछले 4-4.5 साल में खाली मध्य प्रदेश में हमने 20,000 लोगों को रोज़गार आज तक प्रदान किया। 7 सेंटर हमारे मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है, बहुत जल्दी हम अपना 8वां सेंटर भी शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने इसमें ये सोचा कि हमें 360 डिग्री कस्टमर एक्सपीरियंस देना चाहिए, जिसमें कि किसी भी कस्टमर जब वो सोचता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जुड़ने का, वहाँ से शुरू करके जब तक वो अपनी पूरी साइकिल नहीं कंप्लीट करता, वो पूरी चीज़ को हम लेके अपने साथ चलें। तो उसमें हमने अपना AI ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें भी दिखाई हैं, हमने उनको डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सब कुछ में हमने उनको इन्वॉल्व किया है। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण है और कह सकते हैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दोनों ही टेक्नोटास्क का मध्य प्रदेश से हुआ है। मैं आऊँगी सर आपके पास। दीक्षा जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि औलाद की खुशी एक बहुत अलग खुशी होती है, जो आंखों में खुशी वाले आंसू होते हैं ना, वो बहुत ख़ास होते हैं और उसको व्यक्त वही कर सकते हैं जो माँ बाप बन रहे होते हैं। लेकिन आजकल मैंने ये देखा है समाज में इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या इसका कारण ये है कि हमारा व्यस्त स्केड्यूल है आजकल, और अगर ये कारण है तो कपल्स ऐसा क्या करें कि इस तरह की समस्या का सामना भी ना कर पाएं? एक्चुअली हाँ, इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस जो हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। पहले इतनी समस्याएं थी नहीं, तो एक्चुअली वो इसलिए एक तो लेट मैरिजेस हो गए हैं। जैसे हम अभी इस मंच में 5 लोगों में 3 महिलाएं हैं, तो महिलाएं बहुत करियर ओरिएंटेड हैं ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स दे डिले प्रेगनेंसी टू सेटल डाउन इन करियर। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, या मैरिजेस ही डिले हो गए हैं या मैरिज टाइम पे होती है तो प्रेगनेंसी डिले हो गया है। प्लस अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, इनका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड एक्सपोजर, कीटनाशक बहुत ज़्यादा डलता है। प्लस बाकी जो रीज़न है मेडिकल, अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया जैसे टीबी है, क्लेमाइडिया है, या फिर बर्थ से कोई डिफेक्ट्स हैं, वो तो है ही हैं। बट ये सारे रीजंस में प्लस डाइट एंड एक्सरसाइज, ओबेसिटी इतना बढ़ रहा है विच कैन बी एसोसिएटेड विद दिस थिंग। तो अगर प्रिवेंशन की बात करें तो एक तो है कि टाइम पे अगर कोशिश करें प्रेगनेंसी प्लान कर पाएँ, तो नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपको करियर पे सेटल होना है, तो एक ऑप्शन जो है विद द एडवांस टेक्नोलॉजी अभी करंटली आप अपने गैमीट्स फ्रीज करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि सपोज हम आफ्टर 10 years वी विल प्लान अ प्रेगनेंसी, तो आज की डेट में अपना एग स्पर्म दोनों फ्रीज होने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो अगर आपकी उम्र अभी 25-26 है, प्रेगनेंसी आप 37 में प्लान कर रहे हैं, तो यू कैन फ्रीज योर गैमीट्स राइट नाउ एंड यू कैन प्लान अ प्रेगनेंसी लेटर ऑन। तो वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। Plus, of course, diet and exercise, healthy lifestyle is important. Alcohol, smoking, tobacco consumption, of course, अगर ये छोड़ दें तो वो तो अच्छा ही है प्रेगनेंसी के लिए। और ये ज़रूरी है मेरे ख्याल से, जो भी अभी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमारे दर्शक देख रहे हों, उन्हें भी दीक्षा तिवारी जी की ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। सर, मैं आपकी ओर आना चाहूँगी, और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप दोनों ही टेक्नोटास्क का मध्य प्रदेश में हैं, और आप लोग मेरे ख्याल से ऑफिस कलीग्स थे जब आपने शुरुआत करी, 3 लोगों ने शुरुआत करी, जैसा कि सर आपने बताया। जी, हम तीनों फाउंडर्स, मैं, वैभव नायडू और मनोज विश्वास, हम लोग साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। वहाँ से फिर ये आइडिया आया और इस चीज़ का हम लोगों ने शुरुआत करी। ये कहते हैं कि वो दोस्ती ही किस काम की जब कोई दोस्त स्टार्टअप की बात ना करे, लेकिन आप लोगों ने वो स्टार्टअप की बात ही नहीं करी, वो सपना पूरा भी किया है। मेरे ख्याल से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे होते हैं, कभी कभी मैं और कीर्ति भी ये बातें करते हैं कि हम स्टार्टअप करेंगे कोई, लेकिन आप लोगों ने उसको पूरा किया। और मेरे ख्याल से आपने बताया जिस तरह से शुरुआत हुई इसकी और उसके अगले दिन लॉकडाउन लग गया था, ये बहुत चैलेंजिंग टाइम रहा होगा आप लोगों के लिए भी। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि हर एक चैलेंज को हम लोगों ने पिछले 4 साल में अपॉर्चुनिटी में बदला है। हम कह सकते हैं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि जब कोविड लगा और मैंने आपको बताया कि BPO कस्टमर सर्विस आउटसोर्सिंग मेजरली टियर 1 टाउन में चलती थी, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड इन सब जगहों पे चलती थी। वहाँ पर जब कोविड का लॉकडाउन लगा तो उसका बैकअप प्लान नहीं था, जिसको कहते हैं BCP, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, हमारी फील्ड के अंदर, कि कुछ भी हो जाए काम चलते रहना चाहिए, वो वहाँ पर लागू नहीं हो पाया।
वहाँ पर हम लोगों को समझ में आया कि क्यों छोटे शहरों में लाके इस काम को अच्छा किया जा सकता है। चैलेंज ज़रूर था, लेकिन अगेन उस पर्टिकुलर चैलेंज को हमने अपॉर्चुनिटी में बदला और हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, हमारे 19 सेंटर हैं पूरे इंडिया में, और वो सारे टियर 2 और टियर 3 टाउन में हैं। अगर आप ले नाम भोपाल, उसके बाद रायपुर, उसके बाद भिलाई, राजनांदगांव जो कि एक नक्सलाइट इफेक्टेड एरिया है, वहाँ पर हमारा एक सेंटर है जहाँ पर हम लगभग 4000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सर मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ अपने सवाल में। मैं समझना चाहूँगी ये काम कैसे करती है कंपनी? काम कैसे करती है सर? मैम दिस इज अ बीपीओ, कस्टमर सपोर्ट आउटसोर्सिंग कंपनी। एग्जांपल देता हूं कि कभी आपने ऊपर अगर कोई परचेस करा होगा तो आपको कोई भी अगर परेशानी आई होगी तो आपने अगर चैट करा होगा उनसे या आपने कभी उनको फोन लगाया होगा, तो वी ओनली पिक द कॉल एंड वी रिस्पॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑफ द कंपनीज। सो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ऐसी हमारे पास 27 कंपनीज हैं जिनके लिए हम काम करके उनके कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं। लाइन ऑफ बिजनेसेस जो है हमारी सपोर्ट के अंदर इनबाउंड, आउटबाउंड, ईमेल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, कैटलॉगिंग। आपके बहुत सारे फूड टेक कंपनीज हैं, उनका जब आप कैटलॉग देखती हैं कि मुझे किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना है, मुझे क्या खाना है, वो कैटलॉगिंग भी हमारी कंपनी बैठ के भोपाल में या राजनांदगांव में या रायपुर में बैठ के कर रही होती है। दैट इज द आइडिया। मेरा सवाल आपसे रहेगा मनोज जी, क्योंकि जब भी हम किसी कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलता है और उसमें नाम आता है एआई का। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं तो उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं और आप क्या देखते हैं इसका भविष्य कैसे रहने वाला है? देखिए, एआई से बहुत सी चीज़ें रेगुलराइज हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक ह्यूमन इंटरवेंशन है तो उसमें गलती करने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर एआई का हम उपयोग कर रहे हैं तो फिर उसमें पहली चीज़ ये है कि गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज रिकॉर्डेड रहते हैं जिसके बेसिस पे आगे चलेंगे। एट द सेम टाइम अभी एआई उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहां पे वो एक कस्टमर के सेंटिमेंट को एकदम से फील करके पूरी तरह से दे सके। हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमारे कुछ सॉल्यूशंस हमने मार्केट में हमने पेश किए। लास्ट ईयर इनफैक्ट हम लोग दुबई में जाइटेक्स में भी थे, वहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स जो है उनको हमने शोकेस किया, जो हमारे होम ग्रोन है, हमारे खुद का टैलेंट पूल है जो कि मध्य प्रदेश के ही किसी बच्चे ने बनाया होगा, उसको हमने वहाँ पे जाके मार्केट किया और कुछ कंपनीज ने उसमें इंटरेस्ट भी दिखाया। इसी तरीके से हमारा एक टूल है जिसमें भी हम अगेन मशीन लर्निंग और एआई का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम क्वालिटी करते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे बीपीओ में कोई कॉल आता है, लाखों कॉल आ रहे हैं, तो उसका एक सैम्पल एनालिसिस होता है जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम इसी को एआई और मशीन लर्निंग के द्वारा हम इसको आगे और अच्छे तरीके से नियोजित करके हम ये देख लेते हैं कि 100% कॉल्स के ऊपर जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं उस पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर लेकिन एआई का भी जब जिक्र होता है तो ये आता है कि जॉब कटिंग ये माना जाता है, और जिस तरह से आजकल के युवाओं को हम देखते हैं या फिर हम किसी को भी देखिए, हर किसी के अंदर एक टेंशन रहती है कि जॉब कैसे लगेगी, और ये भी होता है कि एआई आएगा तो बहुत लोगों की जॉब चली जाएगी। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक पर्सनल टच नहीं होता है, इमोशनल टच नहीं होता है एआई के भीतर, तो कई बार हमने देखा उस वजह से कस्टमर सफ़र करता है, उसकी जो वो बात कन्वे करना चाहता है वो नहीं पहुंचती है, क्योंकि एआई बहुत एक आपको फिक्स्ड जवाब देगा, तो वो उससे कैसे डील करेंगे? नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं मानता कि इसमें जॉब्स जाएंगी। हाँ, ज़रूर इसमें ये रहेगा कि हमें अपने स्किल सेट्स के ऊपर काम करना होगा। हम अगर अपने स्किल सेट्स को बढ़ाते रहेंगे, जैसे कि अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड एआई का प्रोसीजर जो रहता है कि 30 सेकंड्स तक कॉल जो है वो एक बॉट लेता है, उसके बाद अगर कॉल आगे जाती है तो वो एक ह्यूमन इंटरवेंशन पे जाती है। तो ये उसी केस में होता है जब आपके पास स्किल्स हैं, जिसलिए इसी वजह से हम लोग के पास अपना एक लैब है जिस लैब के ऊपर हम लोग काम करते हैं, और जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को हम आगे नेक्स्ट लेवल के लिए हम ट्रेन करते जाते हैं। इट्स नॉट दैट कि आप हमारी कंपनी में आ गए, आपको एक सेट पैटर्न पे काम करना और चले जाना है। आपके पास ये ऑप्शन रहता है, हम हर महीने कुछ लोगों को चूज़ करते हैं, उनको उस लैब में लेके 1 महीने की ट्रेनिंग रहती है, तो आप नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के बाद के लिए हम आपको तैयार करते हैं। सो उससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें जॉब्स कटेंगी, जॉब्स उतनी ही रहेंगी, आपके स्किल सेट्स जरूर आगे ग्रो होंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये युवाओं को भी समझना चाहिए कि एआई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। एआई आपको कुछ नया सीखने और नया करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। मैं आऊँगी सर आपके पास। दीक्षा तिवारी जी हमारे साथ हैं, और दीक्षा तिवारी जी, आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आज हमारे बीच में हैं। मुझे लगता है समाज में आज बहुत कॉमन हो गया है इनफर्टिलिटी होना या कंसीव ना कर पाना। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी होती है लेकिन कंसीव नहीं कर पाती हैं माताएं। ये केसेस क्या होते हैं और इसका कोई समाधान है क्या?
हाँ जी हाँ, प्रेगनेंसी होना और उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाना, बेसिकली ये है कि ये इनफर्टिलिटी नहीं है। प्रेगनेंसी हो गया है मगर वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, चाहे शुरू के 3 महीने में अबॉर्शन हो गया, नेक्स्ट 3 मंथ्स में या लास्ट के 3 मंथ्स में कुछ भी मिस हैपनिंग हो गया, तो इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी लॉसेस। अगर एक प्रेगनेंसी लॉस हुआ है तो इतनी चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से 80-90% चांस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी बिना किसी ट्रीटमेंट के कंसीव हो जाएगी। लेकिन अगर ये लगातार होता है, ये 2-3 या उससे ज़्यादा बार हो गया है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज उसमें रीज़न या तो कहीं ना कहीं भ्रूण में होगा या फिर जो बच्चेदानी है उसमें होगा, या फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे ऑटो इम्यूनिटी है, कभी जो शरीर है महिला का शरीर वो उसको एज अ फॉरेन बॉडी कंसिडर करके रिजेक्शन में डाल देता है, या फिर कभी महिला का खून मोटा हो जाता है जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, तो उसमें एप्ला सिंड्रोम जिसको कहते हैं, तो वो बच्चे की तरफ पहुंच ही नहीं पाता, या फिर बच्चेदानी की समस्याएं हैं जैसे पॉलिप है या सेप्टम है, झीरी है, कुछ जन्मजात समस्याएं, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हैं, या जो सर्विक्स है यानी कि बच्चेदानी का मुंह है, अगर वो कमज़ोर है तो वो बच्चा होल्ड नहीं कर पाता और 4-5 महीने में गिव वे करके प्रेगनेंसी डिलीवर हो जाती है जल्दी। तो ये जो सारी समस्याएं हैं ये लेके डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। जैसे हमने जो केसेस किए हैं, हमने 6-7 लॉसेस के बाद भी हमारे पास जो पेशेंट आए हैं उनको भी प्रेगनेंसी कंसीव होकर डिलीवरी भी हो गया है। तो रैदर देन डिलेइंग दैट मच कि 6-7 तक आप वेट करो, आप उसके पहले ही अगर ऐसा रिपीटेड हो रहा है तो कंसल्टेशन लेके वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर केस उसको करके आप प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर किसी तरह से महिलाओं को दिक्कत आ रही है कंसीव करने में तो आप कंसल्ट कर सकती हैं डॉक्टर दीक्षा को। मेरा सवाल आपसे रहेगा आदिल जी, क्योंकि आपने जिक्र किया कि कोरोना शुरू होने वाला था, उससे पहले ही आपने इसको सेटअप किया, 4 साल लगभग हो चुके हैं। आगे के 4 साल का आप क्या प्लान लेकर के चलते हैं, कैसे रोजगार बढ़ाएंगे इसके माध्यम से और कहाँ तक लेकर के जाना है टेक्नोटास को? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा कमिटमेंट तो बिल्कुल क्लियर है रोज़गार को लेके। आने वाले 4 सालों में मध्य प्रदेश के अंदर हम 10,000 और युवाओं को रोज़गार देने वाले हैं, और आने वाले 4 साल का जो अगर आप हमारा विजन देखती हैं तो वो कॉम्बिनेशन है रियल, वर्चुअल और स्केलेबल का। सो रियल जो हम लैंग्वेजेस में सपोर्ट करते हैं, अलग अलग सेंटर्स के लिए सपोर्ट करते हैं वो हैं। वर्चुअल जो हमारी AI टेक्नोलॉजी का लैब है, उससे हम हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्विस कैसे बेहतर दे सकते हैं, स्केलेबल बना सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। और ज़रूर हम मध्य प्रदेश में और सेंटर खोलने वाले हैं, और जिससे हम लगभग 10,000 लोगों को रोज़गार प्रदान करेंगे आने वाले 4 सालों के अंदर। शुभकामनाएं आपको उसके लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर ये समस्या है कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो उसका समाधान आप लेकर युवाओं के सामने खड़े हैं, एक ढाल बनकर। मनोज सर, मेरा सवाल आपसे है, युवाओं को रोज़गार देना ठीक है, मेरे ख्याल से अभी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के युवा देख भी रहे होंगे। अब उनके मन में भी एक सवाल उठ रहा है कि अगर आपकी कंपनी में अप्लाई करना है, जॉब करनी है, तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो एक खुले दिमाग से आना होगा कि मैं जिस काम में आ रहा हूँ उसमें दैट इज़ डेफिनेटली ये सर्विस इंडस्ट्री का काम है, तो मेरे को अपना दिल दिमाग दोनों से काम करना है। अगर मैं आया हूँ तो मुझे ये सेवा की भावना लेके आना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं अगर कॉल पे आया हूँ तो किस तरह से मुझे अपना काम ख़त्म करके 8 घंटे में निकलना है। अगर मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहता हूँ, एट द सेम टाइम मैं जो सर्विस दूंगा वो द बेस्ट होगा, अगर ये भावना लेके मैं आता हूँ तो मैं डेफिनेटली आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे कंपनी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि उन्होंने एकदम जूनियर लेवल से शुरू किया और आज बहुत ही सीनियर पोजीशन पे हैं। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, वो ड्राइव रहना चाहिए कि मुझे आगे तक जाना है। बिल्कुल, तो खुद के अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए और सोसाइटी को सर्व करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, और उसी उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। दीक्षा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि महिलाओं की जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो चाहे वो शहरी क्षेत्र में रह रही हूँ या ग्रामीण में रह रही हूँ, आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। लेकिन कैसे पता चले उन महिलाओं को कि हमें इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए? क्या वो सही वक्त रहता है कि आपको ये पता लगाने की ज़रूरत है कि आप इससे कहीं जूझने तो नहीं वाली हैं आगे आने वाले वक्त में? तो कैसे पता चलेगा?
जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि कई बार लोगों को पता ही नहीं रहता कि ट्रीटमेंट कब लेना है। तो इसमें मैं एक ये जोड़ना चाहूँगी कि महिला सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पुरुष को भी ये समझना चाहिए कि जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इट्स अ कपल्स प्रॉब्लम, वो कपल का प्रॉब्लम है और दोनों को ये समझना चाहिए कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो दोनों को इलाज लेना की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो कब लेना है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर एज 35 से कम है और आप प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है लगातार ट्राई करते हुए और प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, और यदि 35 से ऊपर की उम्र है और 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है बट बच्चा नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कंसल्टेशन लें फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से और बेसिक टेस्ट करवाएं शुरू में, जिसमें कि एक सोनोग्राफी होती है जो कि ये बताता है कि महिला में अंडों की संख्या कितनी है, यूट्रस जहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा उसका लाइनिंग परत कैसा है। एक ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, और एक हस्बैंड यानी पुरुष का एक शुक्राणुओं का सिंपल जांच होता है। तो बेसिक अगर ये सिर्फ 3 जांचें करवाई जाएं तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि वेदर दे नीड सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और नॉट, कुछ समस्या है कि नहीं। तो ये सिर्फ करा के वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि समय समय पर वैसे भी हम हेल्थ चेकअप कराते ही रहते हैं और ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का भी चेकअप कराएं। आदिल जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से आपने बताया कि आगे के 4 साल में और प्लान्स हैं इसको फ्लरिश करने के लिए, अब टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में तो आपने हाथ आजमा लिया और अच्छा आपको रिस्पांस भी मिला है, टियर 1 में भी कुछ प्लान है क्या? टियर 1 में हम लोग शोकेस गोडाउन मॉडल पे काम करते हैं। टियर 1 में हमारे 2 सेंटर्स हैं, वन इज़ इन मुंबई एंड अनदर इज़ इन हैदराबाद। सो मोस्ट ऑफ द जब कस्टमर एक्विजिशन होता है, हमको क्लाइंट्स को जब एक्वायर करना होता है तो हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बोलता है कि नहीं आप मेरे को बॉम्बे में सर्विस दो, आप मुझे हैदराबाद में सर्विस दो। सो वी ऑलरेडी हैव सेंटर्स ओवर देयर, बट अल्टीमेट प्लान टू ऐड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ बेटर सर्विस एंड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम टियर 2 एंड टियर 3 टाउन। सो जो आपका सवाल है, ज़रूर हम टियर 1 में हैं। दुबई जैसी कंट्री में हमारा ऑफिस है जिसका काम आज भी भोपाल और एमपी से चल रहा है। बॉम्बे में हमारे ऑफिसेज हैं जो कि बिजनेस डेवलपमेंट का काम करते हैं, वो लोग वहाँ से काम हमें लेते हैं और हम बॉम्बे का काम भोपाल, रायपुर और छोटी जगहों जैसी जगहों पे कर रहे हैं। सो टियर 1 मोर ऑफ द टाइम हमारा बिजनेस डेवलपमेंट फोकस रहता है, उसके माध्यम से हम काम यहाँ पर लाके उसको डिलीवर करते हैं। निश्चित रूप से। तो मेरे ख्याल से बस जो रोज़गार के अवसर हैं वो टियर 2 और टियर 3 के युवाओं को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कंपनी की पहचान अन्य क्षेत्रों में या दूसरे देश में नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमने इस पैनल के माध्यम से कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करी है और इसके साथ ही अब कीर्ति मैं आपकी और मंच संचालन के लिए रुक करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया प्रेरणा आपका। तो ये खास मेहमान थे जिनसे हमने चर्चा करी और जाना कि कैसे वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और प्रदेश को बेहतर बना रहे हैं। जो समस्याओं का सामना महिलाएं कर रही हैं, जो पुरुष भी कर रहे हैं, उसको भी कैसे खत्म किया जाए, उससे कैसे दूर किया जाए, ये भी हमने इस मंच के जरिए जाना। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि क्या वो चैलेंजेस हैं और कैसे उन्हें दूर किया जा रहा है।